बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद नवीन। आज हम केमिस्ट्री की एक नई क्लास के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था जो कि था थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल। तो सबसे पहले जो लेक्चर था उसमें जस्ट इंट्रोडक्टरी वो बातें की थी जो ज़रूरी थी चैप्टर के लिए। आज हम विस्पर थ्योरी के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि विस्पर थ्योरी क्या है और विस्पर थ्योरी के मेन पॉइंट्स कौन से हैं और विस्पर थ्योरी से हमें किस तरह शेप का पता चलता है। तो स्टार्ट करते हैं विस्पर थ्योरी को। तो विस्पर थ्योरी जो है, विस्पर थ्योरी शॉर्ट फॉर्म में विस्पर इस तरह लिखा जाता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी होती है। वो वाली थ्योरी जिसमें वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके साथ और ये जो रिपल्शन होती है पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर की रिपल्शन, इसके ऊपर ये थ्योरी पूरी बेस कर रही होती है। डिस्कस करेंगे कैसे ये बेस कर रही होती है। विस्पर थ्योरी जो है ये साइंटिस्ट जिन्होंने पेश की थी उनका नाम है नायहोम एंड गिलेस्पी। ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1957 के अंदर विस्पर थ्योरी को पेश किया। अब इन्होंने कोशिश की कि शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल को बताया जा सके। ठीक है, हमने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा, ठीक है, आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ा, लेकिन हमें किसी भी बॉन्ड पे, किसी भी बॉन्ड में शेप का नहीं बताया गया, ना ही वो शेप हमें बता सकता है। ठीक है, तो वो शेप उन्होंने नहीं बताई, तो फिर ये थ्योरीज हमारे पास आई। विस्पर थ्योरी से पहले भी एक थ्योरी काम कर रही थी, थ्योरी ऑफ वैलेंस, जिसको आप सिंपली ऑक्टेट थ्योरी भी बोलते हो। कि थ्योरी ऑफ वैलेंस का मतलब ये था कि हर एटम जो है वो चाहता था कि उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नोबल फैमिली, जो लास्ट वाला ग्रुप है जीरो ग्रुप, नोबल फैमिली, हैलोजन ग्रुप, ठीक है, हैलोजन तो नहीं है, सॉरी, लास्ट वाला जो नोबल फैमिली है वहां पे उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करे, अडॉप्ट करे। तो हर एक की वही कोशिश थी, लेकिन वो भी हमें शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बता सका। डॉट क्रॉस प्रोडक्ट था इससे पहले। डॉट क्रॉस जो स्ट्रक्चर आप बनाते थे कि किसी भी एटम के लास्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे अगर दो बॉन्डिंग में आ रहे हैं तो एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप डॉट से रिप्रेजेंट करते थे, दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को आप रिप्रेजेंट करते थे किससे, क्रॉस से। तो ये डॉट क्रॉस था। लेकिन इस थ्योरी से भी हमें शेप का नहीं पता चल रहा था कि मॉलिक्यूल की शेप कैसी है। तो विस्पर थ्योरी, ये जो दो साइंटिस्ट थे इन्होंने फिर अपने पॉइंट्स पेश किए थ्योरी के और उसके अकॉर्डिंगली इन्होंने एग्जांपल्स भी हमें दी। उनको हम देखेंगे एग्जांपल्स को कि कैसे शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल बनती हैं और शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल के लिए किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है। सबसे पहले एक बात याद रख लें कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। यहाँ पे लिख रहा हूँ बॉन्ड पेयर के अंदर और लोन पेयर का आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होते हैं। तो याद रखना है, ये जो आपके पास बॉन्ड पेयर है, नाम से जाहिर है वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होंगे, और लोन पेयर का मतलब है वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते। तो फिर सिंपली हम ये भी कह सकते हो कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब सवाल ये है कि जो लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा ले रहे होते हैं, तो कौन से इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर कहलाएंगे और कौन से बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। शॉर्ट से एक एग्जांपल देखें जी, मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रहा हूँ क्लोरीन की। क्लोरीन कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं आपको पता है, 7 ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो। तो 7वें ग्रुप से बिलोंग करने वाले के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, जितना उसका ग्रुप का नंबर है। 7 इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे ड्रा करता हूँ, 7 इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे ड्रा कर रहा हूँ। और उन इलेक्ट्रॉन्स को फिर आप देखो, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 6 और ये 7। याद रखना है वो वाला इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर होगा, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर होंगे, ये वाला वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। और जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होंगे वो इस तरह पेयर की फॉर्म में, ये जो पेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होंगे। और जो अनपेयर, वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो पेयर की फॉर्म में वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, और जो अनपेयर्ड की फॉर्म में वो बॉन्डिंग में हिस्सा लेगा। तो ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेने वाला बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन या फिर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जबकि बाकी सारे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे होते। अब आ जाओ विस्पर थ्योरी के पहले पॉइंट की तरफ कि विस्पर थ्योरी का पहला पॉइंट हमें क्या कह रहा है। विस्पर थ्योरी का पहला पॉइंट ये है कि डिपेंड अपॉन सेंट्रल एटम। याद रखना ये बात, विस्पर थ्योरी जो है ये सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर डिपेंड करती है, सेंट्रल एटम के ऊपर डिपेंड करती है कि सेंट्रल एटम कौन सा है।
सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर है कि नहीं है, बॉन्ड पेयर है कि नहीं है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ मॉलिक्यूल्स जो आपने पहले पढ़े भी हुए हैं, और वो मॉलिक्यूल कौन से देखें। ये वाटर की स्ट्रक्चर आपने पहले पढ़ी हुई है, सिर्फ पढ़ी हुई है, आपको पता नहीं था कैसे कैसे हो सकती है। इस तरह अमोनिया की है, ठीक है। तो ये थ्योरी जिससे एक्सप्लेन की इनकी स्ट्रक्चर, वो कौन सी थ्योरी है, वो थ्योरी आपके पास विस्फर थ्योरी है। अब याद रखना, देखिए मैंने यहाँ पे पहला पॉइंट लिखा, डिपेंड अपॉन द सेंट्रल एटम। अब ऐसे मॉलिक्यूल जिनके अंदर सेंट्रल एटम ही ना हो, तो क्या विस्फर थ्योरी उनके ऊपर अप्लाई हो सकती है? तो ऐसा हो नहीं सकता कि किसी के पास अगर सेंट्रल एटम नहीं है तो वहां पे विस्फर थ्योरी हम अप्लाई कर सके। तो याद रखना है, ये जो विस्फर थ्योरी है, ये किन किन मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई होगी, उन तमाम मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई होगी जो 3 या 3 से ज्यादा एटम्स पर मुश्तमिल है। मिसाल के तौर पे अगर मैं लिखूं यहाँ पे ए का बॉन्ड है बी के साथ, तो ये 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम्स के मिलके मॉलिक्यूल बना, तो विस्फर थ्योरी यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि हमें यहाँ पे सेंट्रल एटम का नहीं पता चल सकता, ना पता चल रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे सेंट्रल एटम का नहीं पता चल रहा, तो विस्फर थ्योरी किस पे डिपेंड कर रही है, सेंट्रल एटम पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे या बोलेंगे कि 3 एटम्स या 3 से ज्यादा एटम्स वाले मॉलिक्यूल्स के ऊपर ये विस्फर थ्योरी क्या होगी, एप्लीकेबल होगी। मिसाल के तौर पे ये देखें H2O, अब यहाँ पे एक H, ये दरम्यान में O, यहाँ पे H, तो सेंट्रल एटम कौन सा हुआ है, यहाँ पे ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, यहाँ पे कौन सा एटम है, नाइट्रोजन है, यहाँ पे कौन सा बेरिलियम है। तो यहाँ पे हमें पता चल सकता है कि सेंट्रल एटम कौन सा मौजूद है, तो सेंट्रल एटम के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात मैं इसके साथ दूसरा पॉइंट लिख रहा हूं, अटैच्ड एटम मस्ट बी एट मैक्सिमम डिस्टेंस टू मिनिमाइज रिपल्शन। अटैच्ड एटम कहां पे होंगे, ये सेंट्रल एटम के साथ, सेंट्रल एटम के साथ मौजूद अटैच्ड जितने भी हैं एटम्स, वो मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होने चाहिए। ऐसा क्यों है? देखिए विस्फर थ्योरी के मुताबिक ऐसा इसलिए है कि जब सेंट्रल एटम्स के साथ जो एटम अटैच है, जैसे यहाँ पे H अटैच है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे Cl अटैच है, या इसकी एग्जांपल से लो ताकि आपको फिर आसानी के साथ बाकी भी समझ आ जाएंगे। विस्फर थ्योरी इसलिए कह रही है कि दोनों के दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि उनके दरमियान क्या चीज कम हो जाए, रिपल्शन कम हो जाए। जब उनके दरमियान रिपल्शन कम हो जाएगी तो वो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। जब ये रिपल्शन कम होगी, उसके बाद जो उसकी जो शेप आएगी, वो हम शेप उसको लिख लेंगे कि कौन सी शेप है। मिसाल के तौर पे देखें बेरिलियम क्लोराइड, हम ऐसे एटम्स ले रहे हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं पहले जिनके अंदर लोन पेयर मौजूद नहीं है। बेरिलियम कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, ये आपको पता होना चाहिए। कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है जी, दूसरे ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। तो इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए। इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को अब देखो, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया इसका, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये आ गया, मतलब इसके दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में चले गए, शेयरिंग में चले गए, बॉन्डिंग में चले गए। क्या इसके पास लोन पेयर है? नहीं। तो हम इसको डिस्कस करते हैं। अब ये इसके साथ जो क्लोरीन अटैच है, इसके मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जो शेड एटम है, बाकी सारे भी इसके पास, यहाँ पे भी ये देखिए इस तरह इसके पास ये इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ये आ गया इसके पास, ठीक है। अब मैक्सिमम डिस्टेंस पे इसलिए होने चाहिए कि इनके दरमियान रिपल्शन कम हो। अब याद रखना है, ये जो क्लोरीन, ये क्लोरीन है और ये क्लोरीन है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये एक दूसरे से खुद ही मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि स्टेबल होना चाह रहे हैं। जब स्टेबल होना चाह रहे हैं तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस लेंगे। अब देखिए 2 ही है, मैक्सिमम डिस्टेंस के दरमियान ऐसा ही आ सकता था, एक उस साइड चला गया, एक इस साइड चला गया, मैक्सिमम डिस्टेंस, रिपल्शन कम। तो इनके दरमियान ये जो शेप बनी है, अब जो शेप बनी है, इस शेप को आप क्या बोलोगे, लीनियर शेप बनी है इसके दरमियान, लीनियर शेप बनी है। और इसका जो एंगल है, ये एक लाइन के ऊपर मौजूद है, और इसका जो एंगल है वो कितना है आपके पास, 180 डिग्री इसके एंगल आ गया। 2 ब्लैंक्स आपके यहाँ से क्लियर हो जाएंगी कि शेप ऑफ बेरिलियम क्लोराइड क्या है, लीनियर, एंगल कितना है 180। तो ये आपकी 2 ब्लैंक्स यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। अब कोई और लिखो जिसके पास लोन पेयर ना हो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH4, नाम आपने सुना हुआ है मीथेन। अब इसकी मैं अगर स्ट्रक्चर ड्रा करूं तो कुछ इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की स्ट्रक्चर है इसकी, ठीक है। अब इसके जो हाइड्रोजन एटम है, ये 3 डायमेंशनल शेप है,
अब इसको ड्रा करना मुश्किल है। ये एक एच जो है ये वाला, ये आगे की तरफ, दूसरा पीछे की तरफ, और ये इस तरह साइडों पे। ये जो इस तरह अपने आप को अरेंज करेंगे ताकि इनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाए और रिपल्शन कम हो जाए। तो इन्होंने इस तरह अरेंज किया। इस शेप को क्या बोलेंगे आप लोग? टेट्रा हेड्रल शेप बोलेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी बांड लोन पेयर वाला चक्कर अभी नहीं आया, ये बांड पेयर की बात करें कि बांड पेयर नहीं आपने आपको ऐसे अरेंज कर दिए कि उनके दरमियान मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाए। अब इनका जो एंगल है 109.5 डिग्री का इनका एंगल है हर एक उसके दरमियान, इसके दरमियान, इसके दरमियान, ये आगे की तरफ है, यहाँ पे इस तरह बोर्ड के ऊपर नहीं पता चला, इसके दरमियान 109.5 डिग्री का जो है इसका एंगल आ जाएगा। शेप इसकी टेट्राहेड्रल आ गई। टेट्राहेड्रल इसलिए बोलेंगे जब आप इसको 3 डायमेंशनल में चेक करोगे, ठीक है, तो इसकी 4 साइडें बन जाती है, एक साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, चौथी साइड, तो 4 साइड, तो टेट्राहेड्रल इसकी क्या हो जाएगी? शेप बन जाएगी। इसके अलावा कोई और लिखो अगर जहन में, तो लिखे हमारे पास तो है BF3, ये BF3 आपके पास मैंने एग्जांपल एक लिख ली। अब इस पे फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड, इसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड चाहेगा कि ये वाला फ्लोरीन मुझसे दूर हो जाए, ये फ्लोरीन चाहेगा कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड चाहेगा कि इस फ्लोरीन से ये दूर हो जाए। तो इन्होंने अपने आप को इस तरह अरेंज कर दिया कि इनकी शेप कैसी बन गई? शेप इनकी कुछ शेप इनकी कुछ ट्राइगोनल बन गई या ट्राइएंगुलर बन गई, ट्राइएंगुलर शेप बन गई है। ठीक है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस, ये जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 120 डिग्री का। 2 ब्लैंक्स यहाँ से, 2 ब्लैंक्स यहाँ से, 2 ब्लैंक्स यहाँ से, आपकी 6 ब्लैंक्स यहाँ पे हो गई। ये नाम की इसकी ब्लैंक्स आ गई, यहाँ पे इसकी ब्लैंक्स आ गई, तो बहुत सारी ब्लैंक्स भी साथ साथ क्लियर होती जा रही हैं। तो ये वो वाले एटम्स हैं जिनके पास लोन पेयर नहीं थे और इन्होंने एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर एक दूसरे को रखना चाहा, फिर इस तरह अरेंजमेंट हुई, और अरेंजमेंट रख करके एंगल जितना आ रहा था वो आपको बता दिया। 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट क्या है जी? तीसरा पॉइंट लिखते हैं, ये तो अभी तक बॉन्ड पेयर की बात की थी ना। तीसरा पॉइंट ये कि लोन पेयर विल ऑक्युपाई मोर स्पेस देन बॉन्डेड पेयर। लोन पेयर ज्यादा जगह घेरेगा, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। कैसे? अब देखें, लोन पेयर जो है वो किसके पास होंगे? मैं यहाँ पे इस एग्जांपल के ऊपर आओ, मैं यहाँ पे साथ में लिख रहा हूँ ताकि एग्जांपल को भी क्लियर करें। लोन पेयर के दरमियान रिपल्शन जो है वो सबसे ज्यादा होगी। तीसरे पॉइंट के साथ है लोन पेयर के साथ रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। फिर उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की जो रिपल्शन होगी वो ज्यादा होगी। सबसे जो कम रिपल्शन होती है वो किसमें होती है? बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्शन होती है। अब ये जो कम रिपल्शन हो रही है इस चीज को और तीसरे पॉइंट को कि कैसे ज्यादा ऑक्युपाई कर रहे होते हैं इसको देखते हैं। आप इस एग्जांपल को लो, वाटर के पास ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? छठे ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। जब ये छठे ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। 6 इलेक्ट्रॉन्स में से एक ये बॉन्डिंग में चला गया, एक ये बॉन्डिंग में चला गया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स। और ये 4 इलेक्ट्रॉन्स अगर आप लिखो तो 2 पेयर बनते हैं कि नहीं? ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया। ठीक है, बात क्लियर? जो बचने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे? लोन पेयर। नाइट्रोजन के गैस में आओ, अमोनिया के गैस में। अमोनिया कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? 5वें ग्रुप से बिलोंग कर रहा है। इसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 5 इलेक्ट्रॉन्स। 5 में से 3 बॉन्डिंग में चले गए, 1 2 3, बाकी कितने बच गए? 2। इसके पास टोटल कितने लोन पेयर आया? 1 लोन पेयर आया। बात क्लियर यहां से? अब देखो, मैं थोड़ा रब कर रहा हूं ताकि बोर्ड आपको सही क्लियर नजर, एग्जांपल को हम क्लियर देख सके।
बोर्ड मैंने रब कर दिया जी। लोन पेयर विल ऑक्यूपाई मोर स्पेस देन बॉन्ड पेयर। लोन पेयर की रिपल्शन ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा कम होगी। मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ ताकि हमें क्लियर हो जाए सही। देखिए ये नाइट्रोजन है, इसके पास टोटल कितने 2 लोन पेयर है। ये इसका बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आ गया, इसका ये बॉन्डिंग में आ गया इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन्स आ गया। ठीक है, इसको समझे। फिर इसके साथ ही मैं कंपैरिजन में लिख रहा हूँ वाटर की, और ये शॉर्ट क्वेश्चन और रीजनिंग क्वेश्चन भी है जो बोर्ड के पेपर के अंदर आते होते हैं कि इसका जो बॉन्ड एंगल है और इसके बॉन्ड एंगल में फर्क क्यों है। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल और इसके बॉन्ड एंगल में फर्क क्यों है, इन दोनों को देख लें। यहाँ पे सेंट्रल एटम हमने बात की ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बिलोंग कर रहा है छठे ग्रुप से, उसके 2 जो बॉन्डिंग में चले गए, बाकी इसके पास कितने पेयर बच गए, 2 लोन पेयर बच गए। नाइट्रोजन 5वें ग्रुप से बिलोंग कर रहा है और इसके 3 जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस में चले गए, 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में चले गए, और एक इसका इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन चला गया आपके पास, एक इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन तो नहीं है पूरा इलेक्ट्रॉन, एक पेयर है जो लोन पेयर कहलाएगा। अब क्वेश्चन अक्सर ये होता है कि इनके दरमियान जो एंगल का डिफरेंस आता है वो एंगल का डिफरेंस क्यों आता है। एंगल का डिफरेंस मतलब ये कि इनके एंगल के दरमियान जो डिस्टेंस एंगल बनते हैं वो 104 डिग्री का बनता है, जबकि यहाँ पे 104 का नहीं बन रहा होता, यहाँ पे 107 का बन रहा होता है। ऐसा क्यों होता है कि 107.5 का क्यों बन रहा होता है यहाँ पे एंगल। ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है बोर्ड के पेपर का। लोन पेयर किसके पास है, एटम के पास है। ये वाले लोन पेयर किसके पास है, खुद ऑक्सीजन के पास है। ये लोन पेयर खुद नाइट्रोजन के पास है। जब ये नाइट्रोजन के पास है, बॉन्डिंग में तो ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है, देखिए बॉन्डिंग में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक ये, यहाँ से यहाँ तक ये, लेट्स सपोज यहाँ से यहाँ तक ये, तो ये बॉन्डिंग में जब इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो फिर तो 2 न्यूक्लियस के दरमियान वो आ जाते हैं। ठीक है, जबकि लोन पेयर तो एक न्यूक्लियस के अंदर है, तो एक न्यूक्लियस के अंदर जो ये ज्यादा स्पेस कहता है। ठीक है, लोन पेयर ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई कर सकता है एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर। वजह क्या है, वजह ये है कि बॉन्ड पेयर 2 न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाता है, जबकि ये जो लोन पेयर है वो एक ही नाइट्रोजन उसके पास है। अब यहाँ पे भी ये जो है ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, ये ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। वजह वही कि बॉन्ड पेयर तो 2 न्यूक्लियस के दरमियान आ गया, जबकि लोन पेयर एक न्यूक्लियस के दरमियान ही है। अब याद रखना है शेप और ज्योमेट्री में फर्क है। ज्योमेट्री कुछ और चीज होती है, शेप कुछ और चीज होती है। याद रखना है ये जो लोन पेयर हैं ये शेप के अंदर इनका कोई काम नहीं है, लेकिन ज्योमेट्री के अंदर इनका काम है। तो एक नेक्स्ट वीडियो इस पे बनाऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन शेप एंड ज्योमेट्री, वो उसको बाद में देख लेना। अभी जो हम बात करेंगे वो इसके ऊपर। पहला पॉइंट क्या जी, लोन पेयर को देखो, कह रहे लोन पेयर के दरमियान सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी। इस पे आ जाओ, लोन पेयर 2 लोन पेयर आ गए, 2 लोन पेयर के दरमियान सबसे ज्यादा रिपल्शन। जब सबसे ज्यादा रिपल्शन होगी तो ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा। अब लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान पर रिपल्शन ज्यादा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन ज्यादा है। जब ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन है तो ये इस बॉन्ड को नीचे की तरफ, अगर आप इसको देखो, हम अगर कहें कि ऑक्सीजन, ये इसको हमने इस तरह क्यों नहीं लिखा, अब आपको यहां से क्लियर हो जाएगा। इन 2 के दरमियान रिपल्शन ज्यादा, फिर इन 2 के रिपल्शन तो सबसे ज्यादा, ये तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को। जब एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान भी क्या है, रिपल्शन ज्यादा है। जब इनके दरमियान रिपल्शन है, इनके दरमियान रिपल्शन है तो इस बॉन्ड को नीचे की तरफ धकेलेंगे, इस साइड से नीचे की तरफ कर दिया। सेम केस यहाँ पे भी होगा, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन है, इस बॉन्ड को नीचे की तरफ धकेलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह। तो ये शेप्स बनती है इस तरह, विस्पर थ्योरी में बता रही होती है। लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा, उसके बाद लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा, और ये जो बॉन्ड पेयर इनकी रिपल्शन क्या है, सबसे ज्यादा कम है। तो लोन पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर की रिपल्शन
ज्यादा होने की वजह से ये थोड़े से एंगल नीचे की तरफ बेंड हो जाएंगे। जब बेंड हो जाएंगे तो इनके दरमियान जो एंगल बनेगा वो 104 डिग्री का बनेगा। इसके केस में अब क्वेश्चन हमारा ये होता है कि ये जो एंगल बन रहा है वाटर के दरमियान 104 का बन रहा है, 107 का बन रहा है। वजह तो वजह सिंपल आपको नजर भी आ रही होगी। यहाँ पे कितने लोन पेयर है? 2 लोन पेयर। यहाँ पे कितने लोन पेयर है? 1 लोन पेयर। मतलब यहाँ से स्टार्ट करोगे, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन ज्यादा है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन ज्यादा है। इन बॉन्ड्स को जो सीधे थे उनको नीचे की तरफ बेंड कर दिया किसने? लोन पेयर ने। और लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे ज्यादा हो जाती है। अब इनको देखो, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर, ये भी बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर के दरमियान रिपल्शन सबसे ज्यादा कम होगी, इसलिए इसका एंगल जो है वो 107 बन रहा होता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर कितने? 1 लोन पेयर है। वाटर के केस में 2 लोन पेयर है। तो इसकी शेप कैसी होगी? बेंड शेप होगी, या फिर इसको आप कौन सी शेप बोलते होते हो? एंगुलर शेप बोलोगे। इसको आ जाओ पायरामिडल, मिडल, ये शेप आपके पास आ जाएगी। एक और एग्जांपल लिखता हूं स्टेनस क्लोराइड की, SnCl2, स्टेनस क्लोराइड। अगर आप ज़हन में अगर आपके आए कि थोड़ी देर पहले हमने एक लिखा था बेरिलियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड को मैंने बिल्कुल सीधा ड्रा किया। अब इसको मैंने सीधा ड्रा नहीं किया, वजह आप खुद बता सकते हो, क्योंकि इस स्टेनस के पास टिन स्टेनस जो है, स्टेनस कौन से ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं? चौथे ग्रुप से बिलोंग कर रहे हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 इलेक्ट्रॉन्स। 4 में से 2 किस में चले गए? बॉन्डिंग में। और किस में रह गए? 2 किस में रह गए? लोन पेयर में रह गए। अब यहाँ पे वही चक्कर है, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा है। ये अगर इसको सीधा ड्रा करते, सीधा ड्रा करके चेक करते, ऐसा होता, अगर ऐसा होता, पहला पॉइंट याद रखना है, मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होना चाहिए। इस लोन पेयर और इस बॉन्ड पेयर की रिपल्शन ज्यादा है, रिपेल करेगा नीचे की तरफ, बेंड करने की कोशिश करेगा। लोन पेयर और ये भी बॉन्ड पेयर नीचे की तरफ क्या करेगा? धकेलने की कोशिश करेगा। तो ये दोनों को करता है, तो इसकी शेप कैसी बन जाती है? स्टेनस क्लोराइड की कुछ शेप बनती है इस तरह की, और इसके दरमियान जो एंगल बनता है वो तकरीबन 120 या 120 से कम का इसका एंगल बन जाता है। और ये याद रखने किसकी वजह से हुआ? लोन पेयर। तो आप एक ही बात याद रखनी है, जहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होगी वहाँ पे रिपल्शन ज्यादा हो जाएगी, बेंडिंग आ जाएगी। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी रिपल्शन ज्यादा है एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर में इतनी ज्यादा रिपल्शन नहीं होगी, लेकिन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन सबसे ज्यादा होगी। एक वीडियो लेक्चर के अंदर ये पूरी विस्फर थ्योरी के तमाम पॉइंट्स को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मैंने अभी फ़िलहाल आपके सामने टोटल जो है 3 पॉइंट्स के ऊपर बात की। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि विस्फर थ्योरी जो है, इसका पहला पॉइंट है सेंट्रल एटम के ऊपर डिपेंड करती है, और ये सेंट्रल एटम जो है 2 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा होना चाहिए। दूसरी बात, मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर होने चाहिए ताकि इनके दरमियान रिपल्शन सबसे ज़्यादा कम हो सके, ताकि स्टेबिलिटी आ सके उस मॉलिक्यूल के अंदर। तीसरी, लोन पेयर सबसे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे एज कम्पेयर टू बॉन्ड पेयर। उसकी रीज़न आपको बताई, लोन पेयर की रिपल्शन ग्रेटर होगी एज कम्पेयर टू लोन पेयर। बॉन्ड पेयर की रिपल्शन सबसे ज़्यादा कम होगी। तो आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर अगर आप कोई भी मसला है या क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछें, या मेरे नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप करके मुझे पूछ सकते हैं। इस तरह वीडियोस को देखते रहें, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, वो आपकी मर्ज़ी है, सब कुछ करें। वीडियोस को लाजमी शेयर करें और देखें, और अपने कमेंट्स जो हैं वो लाजमी दिया करें ताकि वीडियोस को मज़ीद जो है वो बेहतर बनाया जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।